हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉग्स। दोस्तों, एक ज़माना हुआ करता था जब इस देश में केवल एक ही पार्टी का बोलबाला हुआ करता था और वो थी कांग्रेस पार्टी। इस पार्टी को थोड़ी बहुत कोई टक्कर दे भी देता था तो वो थी जनता पार्टी, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और कौन भूल सकता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो टेन्योर, वो सक्सेसफुल टेन्योर, जिसमें 5 साल में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करे थे। लेकिन इसमें भी वो अलायंस के थ्रू ही प्राइम मिनिस्टर बने थे और इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी वो वापस 2004 में प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और फिर एक बार बनी कांग्रेस पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट। इस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और अगले 10 सालों तक वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 से लेकर 2009 तक अपने पहले टेन्योर में तो मनमोहन सिंह जी ने काफ़ी अच्छा काम किया। कांग्रेस को बड़ी ही आसानी से 2009 में बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन जीत गई और 2009 से लेकर 2014 तक फिर प्राइम मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह। 2009 में जब कांग्रेस बीजेपी से जीती, उस समय ये भी कहा गया कि अब ऑलमोस्ट बीजेपी खत्म हो चुकी है, और वो इस वजह से भी क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी अपनी खराब हेल्थ की वजह से दिसंबर 2005 में ही रिटायरमेंट ले चुके थे। तो वहीं एल के अडवाणी की भी उम्र हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर बीजेपी के पास कोई भी ऐसा पॉपुलर चेहरा नहीं था जिसके दम पर वो इलेक्शन लड़ सके। लेकिन कहते हैं ना, हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता। 2009 में अपना सेकंड टर्म जैसे ही कांग्रेस ने स्टार्ट किया, उसी समय एक के बाद एक उनके स्कैम्स सामने आते चले गए। उस बीच में फिर क्या 2G स्कैम, क्या कोल स्कैम और क्या आईपीएल स्कैम, एक के बाद एक स्कैम पे स्कैम आते चले गए। इस समय तक करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे साल 2011 में अनशन में बैठे और उन्होंने सरकार से ये डिमांड की कि वो जल्द से जल्द जन लोकपाल बिल पास करें, जिससे वे काफ़ी सारे करप्शन को रोक पाएं। मीडिया भी हाथ धोकर कांग्रेस सरकार के पीछे पड़ गई थी और ये समय था ये जानने का कि कौन है वो जो करप्शन से लड़ सकता है, कौन है वो व्यक्ति जो अब भारत का नेतृत्व कर सकता है। ऐसे में एक नाम आता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, गुजरात में लगातार 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, 12.5 साल तक का उनका टेन्योर रहा। इसके अलावा वे दिसंबर 2012 में भारी बहुमत से चीफ मिनिस्टर बने और अपनी पॉपुलैरिटी के झंडे उन्होंने गाड़ दिए। नरेंद्र मोदी जी के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि मीडिया उनकी पीआर एजेंट बन चुकी थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके साथ थे। तो फिर क्या था, दिल्ली दूर नहीं थी अब। गुजरात का सक्सेसफुल मॉडल की वजह से नरेंद्र मोदी बने प्रबल दावेदार प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी की तरफ से। अब हर जगह नरेंद्र मोदी की लहर थी। 2014 में पहली बार बीजेपी भारी बहुमत से सत्ता में आई और पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी को कोई अलायंस नहीं करना पड़ा। और ये जीत बीजेपी की नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की थी, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी की। जिस बीजेपी के बारे में ये कहा जा रहा था कि उनके पास अब कोई बड़ा नेता नहीं है, उनके पास तो अब बड़े नेताओं की लाइन लग गई। नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में थे राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी और अरुण जेटली। और इसके अलावा राजनीति के चाणक्य और मास्टरमाइंड अमित शाह। और इन 10 सालों में तो बीजेपी की ऐसी हवा चली कि आज के समय में 17 राज्यों में बीजेपी रूल करती है। और ये सब इतनी आसानी से नहीं आया। इसके लिए बीजेपी ने बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज यूज़ करी है। और इन सभी स्ट्रैटेजीज में नंबर 1 स्ट्रैटेजी बीजेपी की रही है मीडिया। मीडिया का काम होता है सच दिखाना, वो डेमोक्रेसी का तीसरा स्तंभ होता है। पर इन 10 सालों में बीजेपी के खिलाफ शायद ही किसी बड़े चैनल ने, एक्सेप्ट एनडीटीवी, और किसी भी बड़े चैनल ने बीजेपी को कभी भी किसी काम के लिए क्रिटिसाइज नहीं किया होगा। इनफैक्ट वो तो बीजेपी की एक पीआर एजेंसी बन के रह गई है, जो
इनके छोटे से छोटे काम को भी काफ़ी बड़ा चढ़ाकर अपने चैनल्स पर दिखाती है। जिस एनडीटीवी की थोड़ी बहुत हिम्मत हुआ करती थी बीजेपी के अगेंस्ट बोलने की, कुछ अनबायस्ड न्यूज़ दिखाने की, उसे भी अब बिजनेसमैन गौतम अडानी ने टेक ओवर कर लिया है। अब वो गौतम अडानी बीजेपी के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं। बीजेपी का दूसरा बड़ा हथियार होता है अपनी ओपोजिशन पार्टीज को ख़त्म करना। जब से बीजेपी सत्ता पे आई है तब से सोशल मीडिया का उन्होंने जिस तरह से एक इन्फ्लुएंस दिया है लोगों को, जितने भी नेता उनके ऑपोजिट होते हैं उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू कि अक्सर हम लोग उनको बेवकूफ़ ही समझने लगते हैं। उनको इस कदर तक ट्रोल किया गया है कि अगर वो कुछ दिमाग की बात भी करते हैं तो भी हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नासमझ है। बीजेपी को अपनी पावर का यूज़ करना भी बहुत अच्छे से आता है। ईडी और सीबीआई तो ऑपोजिशन पार्टीज के पीछे हाथ धोकर ऐसे पड़ती है जैसे मानो रूलिंग पार्टी में तो कोई करप्ट नेता ही नहीं है। और ताज्जुब की बात तो ये होती है कि जैसे ही कोई ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर बीजेपी ज्वाइन करता है तो उसके सारे करप्शन चार्जेस एक ही दिन में रद्द कर दिए जाते हैं। बीजेपी के पास सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है हिंदू धर्म खतरे में है। 80% ऑफ द वोटर्स इंडिया के जो हैं वो हिंदू हैं, और जब हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हमारा धर्म यानी कि हिंदू धर्म खतरे में है, उस समय हमें केवल एक ही पार्टी का ख्याल आता है जो हमारे धर्म को बचा सकता है, और वो है बीजेपी। बीजेपी अक्सर इलेक्शन से पहले मास्टर स्ट्रोक खेलना भी बहुत अच्छे से जानती है। फिर चाहे वो ट्रिपल तलाक हटाना हो जिस वजह से मुस्लिम महिलाएं बीजेपी की वोटर्स बनी, और कहा तो ये भी जाता है कि 2016 में नोटबंदी इसलिए की गई यूपी के चुनाव से ठीक थोड़ा पहले, ताकि यूपी की बड़ी पार्टियां हॉर्स ट्रेडिंग ना कर पाए, यानी कि अपने ब्लैक मनी का यूज़ करके वो हॉर्स ट्रेडिंग करके इलेक्शन न जीत पाए। और 2019 के लोकसभा इलेक्शन से थोड़े समय पहले एयर स्ट्राइक करके पुलवामा अटैक का बदला लेके बीजेपी ने वो इलेक्शन तो पूरा एक तरफा ही कर दिया। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा है बीजेपी का हाल ही में 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए, और वो रहा है राम मंदिर का निर्माण। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से जय श्री राम के साथ साथ जय मोदी जी के भी नारे लगे हैं। दोस्तों, अब तक तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बीजेपी के लिए 2024 के इलेक्शंस भी बहुत आसानी से जीतने वाले हो रहे हैं, लेकिन हाल ही में बीजेपी के पास भी दो बड़े चैलेंजेस आए। एक तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शंस में आम आदमी के वोट रद्द करके बीजेपी को जीत दिलाई जा रही थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर गया और सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि इस तरह का इंसिडेंट ये साबित करता है कि डेमोक्रेसी का मर्डर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी अक्सर इलेक्शन से पहले मास्टर स्ट्रोक खेलना जानती है, उनके साथ भी इस बार मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है। फार्मर्स प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू हो गया है, और कई लोगों का मानना है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। किसान आंदोलन जानबूझ के इलेक्शन से पहले किया जा रहा है ताकि 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी की राह को कठिन बनाया जा सके। इसके बावजूद भी बीजेपी के बड़े नेताओं का मानना है कि वो 2024 में फिर से आएंगे एज अ रूलिंग गवर्नमेंट, और इस बार 400 सीट्स के साथ। इसमें आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, आगे शेयर भी कर सकते हैं, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।